नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं गैसेस की। पदार्थ की तीन अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं और आपने पढ़ी होंगी हायर सेकेंडरी में या 12th में। उन्हीं के बारे में हमें पुनः थोड़ा सा और अध्ययन करना है। शुरुआत गैसेस से करेंगे, फिर इसके बाद लिक्विड के बारे में बात करेंगे और फिर सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। गैसों के बारे में जब हम बात करते हैं तब दो गैसेस देखते हैं, एक आदर्श गैसें और एक वास्तविक गैसें, आइडियल गैसेज एंड रियल गैसेस। इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आइडियल गैस और रियल गैसेस में क्या अंतर? तो मुख्य रूप से कुछ 3-4 बिंदु हैं इनके जो हम मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि एक काल्पनिक गैस, आदर्श गैसें एक काल्पनिक गैसें हैं जो कि अस्तित्व में नहीं पाई जाती हैं, परंतु इनका अध्ययन करते हैं क्योंकि इनकी परिकल्पना वास्तविक गैसों के अध्ययन में सहायक होती है। और हम कंपेयर करते हैं वास्तविक गैसों को आदर्श गैसों से, उनके व्यवहार की तुलना करते हैं। इसलिए हमें कुछ एक आइडियल परिस्थिति मान के चलनी पड़ती है। उसी संदर्भ में हम इस आइडियल गैस को मान के चलते हैं। तो ये एक सिर्फ काल्पनिक गैसें हैं। इन गैसों में अणुओं का साइज बहुत कम होता है, यानी अति सूक्ष्म होता है या नगण्य मान सकते हैं। और अणुओं का आकार सूक्ष्म होने के कारण इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता। गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। और प्रत्येक ताप, दाब और आयतन पर, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, हर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर ये गैसें आदर्श गैसों के नियमों का पालन करती हैं, ये भी हम कहते हैं। और एक मुख्य बिंदु, आयतन में वृद्धि से ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। सामान्यतः क्या होता है, जब हम किसी गैस का आयतन बढ़ाते हैं यानी आयतन में वृद्धि करते हैं, तब उसके तापमान में कमी होती है। यहाँ आदर्श गैसों की परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। आयतन में परिवर्तन से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वास्तविक आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, वास्तविक आयतन और संपूर्ण आयतन। दोनों में क्या अंतर है? वास्तविक आयतन होगा यदि हम एक अणु या परमाणु या कण के आयतन को अणुओं की कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो उसका वास्तविक आयतन निकलेगा। इन दोनों शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हम पहले ही समझ लें कि वास्तविक आयतन तो होगा एक अणु का आयतन मल्टीप्लाइड बाई अणुओं की संख्या। और संपूर्ण आयतन क्या होगा? जिस पात्र में गैस रखी गई है उस पात्र का आयतन, क्योंकि गैस की एक विशेषता होती है, जिस पात्र में रखी जाती है उसी का आयतन और उसी का आकार ले लेती है। तो इसलिए पात्र का आयतन को ही हम गैस का संपूर्ण आयतन कहेंगे। तो वास्तविक आयतन और संपूर्ण आयतन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अणुओं का आकार क्योंकि बहुत छोटा है, तो इसलिए उनका वास्तविक आयतन भी बहुत कम है और उनके संपूर्ण आयतन की तुलना में वो नगण्य है या नेग्लिजिबल है। ये हम आदर्श गैसों के लिए कहते हैं। वास्तविक गैसों के लिए अणुओं का आकार परिमित है, यानी फाइनाइट है, अर्थात कुछ आकार होता है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और खास तौर से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है,
उनका आकार भी अधिक होगा। तो अणुओं का आकार परिमित होता है और इसी कारण अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी काम करता है और एक निश्चित दूरी तक आने के बाद उनमें प्रतिकर्षण बल प्रारंभ हो जाता है। अणु जब दूर दूर हैं तब उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है और जब वो नजदीक आ जाते हैं तब एक निश्चित सीमा के बाद उनमें प्रतिकर्षण बल प्रारंभ हो जाता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही इन वास्तविक गैसों में पाए जाते हैं और सीमित अवस्थाओं में गैस के नियमों का पालन करती हैं। आदर्श गैसों के लिए हमने कहा था कि हर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर गैस नियमों का पालन करती है। कौन से नियमों का? आदर्श गैस के नियमों का। लेकिन यहां पर सीमित अवस्थाओं में, और वो सीमित अवस्था क्या है? कम दाब और अधिक ताप या उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, या कम दाब और अधिक ताप, कुछ भी कह लीजिए। इन तापों पर ही वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं और तब हम वास्तविक गैसों के लिए आदर्श परिस्थितियां लागू कर सकते हैं। आयतन में वृद्धि से ऊर्जा में परिवर्तन होता है और यहां पर आपको अभी बता देते हैं कि आयतन में वृद्धि से सामान्यतया तापमान में कमी आती है या ऊर्जा में कमी आती है। इसके बारे में अपन आगे भी और बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम आदर्श गैसों और वास्तविक गैसों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। बायल का नियम हम पढ़ चुके हैं कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन अर्थात V दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गणितीय रूप में लिखें तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P लिखते हैं। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इस तरीके से बोलेंगे, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इसको PV बराबर कांस्टेंट, अर्थात दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। ये बॉयल का नियम कहता है। ये इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला होगा किताबों में, इस एक्सेस पर P और इस एक्सेस पर P इंटू V। यहां पर P की जगह पर हम V भी ले सकते हैं। ये ग्राफ बताता है कि दाब के हर आयतन पर P इंटू V का मान स्थिर है। यहां पर अगर V लेंगे तब हम कहेंगे कि आयतन के हर मानों पर P इंटू V का मान स्थिर है, अर्थात दाब को दुगना करेंगे आयतन आधा हो जाएगा, दाब को 4 गुना करेंगे आयतन 1/4 हो जाएगा। ये आदर्श गैसों के लिए। और एक इस तरीके का कर्व और आपको बुक में देखने को मिलेगा, या P और V के बीच में। ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर आयतन में तेजी से कमी होती है और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये जो कमी है ये कम होती चली जाती है और लगभग P अक्ष के समानांतर ये कर्व हो जाता है। तो ये दाब और आयतन के बीच में कर्व खींचा जाता है। दोनों कर्व महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। चार्ल्स का नियम है या गैलुजेक का नियम। ये क्या कहता है कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन अर्थात V ताप के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T होता है, या ये कह सकते हैं कि V/T बराबर कांस्टेंट होता है। एक दूसरी परिभाषा है कि ये VT यानी किसी टेम्परेचर T पर आयतन, V0 0 केल्विन पर गैस का आयतन और T टेम्परेचर है। तो इस गणितीय रूप में भी हम चार्ल्स के नियम को परिभाषित करते हैं कि किसी गैस का आयतन, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, गैस का आयतन ताप में प्रति डिग्री वृद्धि या कमी से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग
बढ़ता है या घटता है। तो ये 0 डिग्री पर आयतन है। तापमान यदि हम 10 डिग्री बढ़ा दें, यानी यहाँ पर T की जगह पर 10 ले लें, तो 10/273 इसमें बढ़ जाएगा। 100 डिग्री कर दें, यानी 273 यहाँ पर यदि हम ले लें 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये कट जाएगा, खाली V0 रह जाएगा। तो V0 + V0 बराबर 2V0 हो जाएगा, यानी उस समय गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का दुगना हो जाएगा। तो इस गणितीय रूप से भी हम VT को परिभाषित करते हैं और यहीं से V ∝ T निकला है। इसी तरीके से एमेटॉन का लॉ है, जो स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित ये दाब और ताप के बीच में संबंध है। चार्ल्स का नियम आयतन और ताप के बीच में था। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम इक्वेशन दाब और ताप के बीच में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर दाब भी बढ़ता है और ताप के बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता है। तो दोनों के लिए हम लगभग एक जैसी सी समीकरण लिखते हैं। तो V ∝ T चार्ल्स का नियम है और P ∝ T ये एमेटॉन का नियम है। अवोगाद्रो का नियम आपने पढ़ा होगा कि निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन दाब के मोल संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात V ∝ N। N क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, अणुओं की संख्या नहीं है, बल्कि ये मोल्स की संख्या है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो V = K × N आ जाता है। तो ये जो N है, नंबर ऑफ मोल जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं? W/N, अर्थात गैस का द्रव्यमान W बटे गैस का मोलर मास, वो गैस का मोल कहलाता है, N कहलाता है। और यदि दो गैसें हैं, दो गैसों के लिए हम लिख सकते हैं कि VA = K × NA और VB = K × NB। और अगर इनके NB = NA, ये दोनों बराबर हैं, यानी मोल्स की संख्या यदि दो गैसों की बराबर है, तो उनके आयतन भी बराबर होंगे। ये अवोगाद्रो का नियम। ठीक, मोल की जो हम बात करते हैं, तो एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये आपको ध्यान होगा, 6.023 × 10⁻23, जिसको कि हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अवोगाद्रो संख्या का संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23। किसी भी गैस, किसी भी पार्टिकल, अणु, कण, कुछ भी कह लीजिए, यदि इतने अणु हैं तो वो मिलकर एक मोल उस पदार्थ का बनाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी है। ग्राहम का भी नियम है, ये विसरण से संबंधित है, क्योंकि गैसों में एक प्रॉपर्टी विसरण की भी होती है। जब हम दो गैसों को अलग अलग रख के और बीच में किसी ट्यूब की सहायता से दोनों को यदि हम मिला देते हैं, तब गैस एक पात्र से दूसरे पात्र की ओर बह सकती है या विसरण कर सकती है। उससे संबंधित ग्राहम का भी एक नियम है, ग्राहम के विसरण का नियम। इसके अनुसार विसरण की गति R उस गैस के, ये क्या चीज है? घनत्व, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों के विसरण गतियां उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ग्राहम का विसरण का नियम है, जो कि गैसों के लिए हम लागू करते हैं। और यदि दो गैसें हैं तो उनके लिए हम इस इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, R1 के लिए और R2 के लिए, और दोनों को डिवाइड करके इस तरीके से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ देखिए, रो की जगह पे हमने M लिख रखा है, मोलर मास, क्योंकि किसी गैस का घनत्व M के समानुपाती है। और इन्हीं सब से हम एक संयुक्त गैस समीकरण भी निकालते हैं, क्योंकि हमने देखा V ∝ 1/P, V ∝ T और V ∝ N। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, और इन तीनों नियमों को यदि हम एक साथ लेकर चलें
तो एक ही इक्वेशन में हम तीनों को लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी अपॉन पी, या PV बराबर N इंटू टी, या जिसको हम PV इक्वल टू NRTV लिखते हैं। N क्या चीज़ है? मोल्स की संख्या है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है, V आयतन है, और ये R जो हमने यहाँ पर लिया है, ये क्योंकि हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, समानुपाती का, तो वो हमने एक स्थिरांक कांस्टेंट ऐड किया है, जिसको हम मोलर गैस स्थिरांक या सिर्फ गैस स्थिरांक भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ये हमारी आदर्श गैस समीकरण है, और सभी आदर्श गैसें इस नियम का पालन हर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर करती है। ये हमने आदर्श गैसों के लिए कहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी कुछ इकाइयों के बारे में